नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और लोक प्रशासन की आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोक प्रशासन विषय के छात्र हैं या सरकार के काम-काज में आपकी गहन दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लोक प्रशासन एक ऐसा ही विषय है जो आपको प्रशासनिक गतिविधियों यानी सरकार अपनी नीतियों को कैसे लागू करती है, सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का क्रियान्वयन कैसे होता है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको लोक प्रशासन काफ़ी मदद कर सकता है। और हमारा जो चैनल है, हमारा प्रशासन, यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, हिंदी माध्यम के लिए। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा एक चैनल है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, जहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँ अप्रैल 2023 की, तो आपको 60,000 से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर वहाँ पर मिल जाएँगे। और ये जो चैनल है वो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख कर के बनाया गया है। अभी तक हम प्रशासनिक विचारकों को पढ़ रहे थे और अभी हम फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फायोल को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे गुलिक और उर्विक की। ये क्लासिकल थिंकर्स की कैटेगरी में आते हैं, शास्त्रीय विचारक जिनको हम कहते हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं। और इन्हीं के बाद में मैं चाहूंगी कि आप जो हमने वो पढ़ा था ना, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, वो वाली वीडियो, वो वाला जो आपके पास नोट्स है, जो कंटेंट है, उसको आप साथ लेकर के चलिए। और अगर आप रिलेट करते हुए चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए। मैं यहाँ पे 1 मिनट का समय लूंगी आपको बताने के लिए कि जो प्रशासनिक चिंतक हैं, प्रशासनिक विचारक हैं, उनको आपने पढ़ना कैसे है। देखिए, किसी भी विचारक को जब आप पढ़ते हो तो हमेशा उसकी जो कहते हैं ना, किस समय पर उसने वो थ्योरी दी थी, किस समय पर उसने वो बात कही थी। जैसे हमने टेलर का जाना कि टेलर ने बात तब करी थी, अपनी जो वैज्ञानिक प्रबंध है, जब अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। तो हमें समझ में आता है कि औद्योगिक क्रांति में नए प्रकार के संगठन आए थे, नई प्रकार की चुनौतियां थी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए टेलर ने अपनी बात कही थी। वैसे ही गुलिक और उर्विक ने अपनी बात कब कही? 1937 में। उस समय कैसा माहौल था वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ताकि आप इनकी बातों को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इनकी मेन थ्योरी क्या है, मेन जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं, और फिर इनकी आलोचना कोई भी थिंकर, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ कुलिक और उर्विक के बारे में, आप कोई भी विचारक पढ़ रहे हैं, किस समय से हैं पता चल जाएगा आपको, जन्म कब हुआ, कहाँ से हैं, और कब उनका वी कैन से जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कैसा है, और काम करना कब शुरू किया उन्होंने, एक्सपीरियंस कैसा है उनका। फिर उनके सिद्धांत को आप समझेंगे, उनकी आलोचना, और फिर आप ये समझेंगे कि उनकी जो प्रासंगिकता है वो क्या है। ठीक है, प्रासंगिकता कितनी है, रेलेवेंसी क्या है, और इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो विचारक है वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। विचारक इन द सेंस उनकी पूरे जो सिद्धांत है वो अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो गुलिक और उर्विक के बारे में दो चीजें फेमस है। एक तो ये कि जो हम क्लासिकल थिंकर इनको कहते हैं, क्लासिकीय सिद्धांत जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल अपने शिखर तक पहुंचाने का श्रेय गुलिक और उर्विक को जाता है 1937 में ही। और गुलिक और उर्विक के जो लेख था, जो किताब थी, वो जैसे ही आती है उसके 1 साल के बाद में 1938 में, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन को चुनौती का सामना करना पड़ता है। जो दो स्तंभ थे प्रशासन के, एक था क्या कि हम पॉलिटिक्स से अलग हैं, और दूसरा क्या था कि हमारे खुद के क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो हम राजनीति से अलग हैं और दूसरे हमारे कुछ अपने सिद्धांत हैं। ये दोनों आधार बने थे प्रशासन के, और दोनों ही आधारों को चुनौती दे दी जाती है जस्ट 1 साल के बाद, जैसे ही गुलिक और उर्विक की किताब आती है। ठीक है, और ये चुनौती देने का श्रेय किसको जाता है? चेस्टर बर्नार्ड को। ये नाम ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और आज समझते हैं। जो हेनरी फायोल ने कहा उसी चीज को, उन्हीं बातों को थोड़ा और विस्तृत रूप दिया गुलिक और उर्विक ने। उन्होंने कहा कि देखिए, आज के दिन जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्याओं की जड़ है आपका जो संगठन है वो सही तरीके से नहीं बना हुआ। जो भी आप संगठन बनाया, आपने कोई रक्षा विभाग बना दिया, शिक्षा विभाग बना दिया, आपने खेती से जुड़ा हुआ कुछ कर दिया, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है जिस आधार पर आपने संगठन बनाया है वो संगठन ही गलत है। तो क्या करा जाए? देखिए, हम आपको कुछ सिद्धांत बताते हैं, हम आपको कुछ सूत्र बताए दिए देते हैं, आप इनको फॉलो करो और जो भी आपका संगठन बन के तैयार होगा, A1 होगा, उत्पादकता उसकी सबसे बेहतरीन होगी, किसी प्रकार का कोई संघर्ष, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि देखिए,
मानवता के लिए संगठन के ज्ञान को बढ़ाना तब तक असंभव है जब तक कि अन्य सभी आकड़नों से संरचना के तत्वों को अलग ना किया जाए। मतलब जब हम संगठन को देखते हैं तो हम अनेक तरीके से संगठन को समझने की कोशिश करते हैं। कितने लोग वहां पे काम करते हैं, कितने तरीके से करते हैं। याद है आपको हेनरी फायोल ने 6 प्रकार की क्रियाएं बताई थी एक संगठन में होती है। तो हम लगभग हर एक क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि संगठन की संरचना किस आधार पर करी गई है उस बात को आप बिल्कुल अलग करके समझिए। जो संरचना है, जिस आधार पर संगठन बनाया गया है, उस आधार को अलग से समझिए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हम कैसे कर पाएंगे, हम आधार को अलग से कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया, तो नीति आयोग को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका आधार क्या है, नीति आयोग काम कैसे कर रहा है। काम तो चलो एक दूसरी बात आ जाती है, नीति आयोग में कितने लोग हैं, इसकी बिल्डिंग कहाँ पर है, किस आधार पर किस किस प्रकार से सिद्धांतों को फॉलो किया गया, यहाँ पे कार्य का विभाजन कैसे होता है, जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय कैसे है, उनको ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं। ये सारी चीजें समझेंगे तो आप नीति आयोग को और भी बेहतर समझ पाएंगे। ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं गुलिक और उर्वी की स्टेटमेंट से। तो इन्होंने कहा कि ये अलगाव आपको लग सकता है कि बहुत ही आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, बट ऐसा नहीं है। वो संगठन को एक डिजाइनिंग की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और डिजाइन की कमी को, ठीक है, संगठन जो आपने बनाया उसकी कमी को अतार्किक, क्रूर और बेकार और अकुशल मानते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको क्या कहते हैं कि एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण देते हैं। इंजीनियरिंग दृष्टिकोण मतलब उन तटस्थ सिद्धांतों की खोज की उन्होंने, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनके आधार पर संगठन के ढांचे का रूप निर्धारित किया जा सकता है। जिन सिद्धांतों के आधार पर आप अपना संगठन बना सकते हो। जैसे आज के दिन हम कह दें कि ठीक है, नीति आयोग कुछ ठीक नहीं है, हमें दूसरा चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो गुलिक और उर्वी क्या कहते कि देखिए हम आपको बताते हैं कैसे एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। जैसे मान लीजिए गुलिक ने कहा, यहाँ पे दो थिंकर चलेंगे साइड बाय साइड, गुलिक और उर्वी, कंफ्यूजन नहीं होना है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पोस्ट कॉर्ब का जो सिद्धांत था वो गुलिक ने दिया था कि उर्विक ने दिया था। याद है ना, जब हम लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे तब हमने पोस्ट कॉर्ब को समझा था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गुलिक ने दिया था कि उर्विक ने बोली थी ये बात। ये गुलिक ने संगठन के सिद्धांत बताए कौन कौन से, यहाँ पे कार्य विभाजन होना चाहिए, विभागीय संगठनों का आधार, पदानुक्रम के माध्यम से तालमेल। ये आप याद रख पाए, वेल एंड गुड, ना याद रख पाए तो ऐसा कोई खास वो नहीं है। निर्देशों में एकता हो, विचारों द्वारा सोचा समझा तालमेल हो, विकेंद्रीकरण हो, स्टाफ व लाइन हो, प्रत्यायोजन हो, नियंत्रण का दायरा। यहाँ पे उम्मीद करती हूँ बाकी सब आपने सुना हुआ है। स्टाफ व लाइन और प्रत्यायोजन ये दो नए शब्द हैं आपके लिए। प्रत्यायोजन होता है डेलीगेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, एक पर्सन है जिसका काम है बजट तैयार करना, ठीक है, बजट तैयार करना, और उसके और भी जिम्मेदारियां हैं। उसको लगा कि नहीं बजट में तैयार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्यों ना मैं ये काम अपने फ्रेंड को दे दूं। ठीक है, वो मेरे बिहाफ पे बजट तैयार करेगा और बजट तैयार करते टाइम उसको जो भी अथॉरिटी चाहिए, जो भी ताकत चाहिए, उसको जो शक्ति चाहिए, वो उसको मैं अपने हिसाब से दे दूंगा। किस तरीके से, मान लीजिए जब ये पर्सन बजट तैयार कर रहा था तो उसके पास ये अथॉरिटी थी, ये जिम्मेदारी थी, ये कह सकते हैं अधिकार था उसके पास कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा करके जो है उनसे पूछताछ कर सकता है। तो सेम अधिकार उसको फ्रेंड को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझिए, इसको कहते हैं डेलीगेशन, प्रत्यायोजन, कि काम पर्सन ए का था, उसने कुछ समय के लिए पर्सन बी को दे दिया, लेकिन अभी भी जो शक्ति है, जो अधिकार है, वो किसका है, ए का है। वो जब भी चाहे इस पर्सन को कह सकता है कि भाई तू रहने दे, ये वाला काम मैं खुद कर लूंगा, है ना। जब आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि हाँ चलो ये वाला मेरा प्रोजेक्ट तैयार नहीं है, प्लीज इसकी मेरी मदद कर दो, काइंड ऑफ डेलीगेशन ही होता है कि जिम्मेदारी आपकी है, आप किसी और से करवा रहे हो। डेलीगेशन ये सिंपल तरीका है समझने का, मैं वर्ड टू वर्ड ये नहीं करी, एग्जैक्टली यही होता है, बट आप इसे समझ पाओगे कि डेलीगेशन कुछ ऐसा ही होता है। दूसरा आता है स्टाफ व लाइन। स्टाफ व लाइन को समझने के लिए आप समझिए कि एक जो चीफ है, जो मुख्य अधिकारी है, वहां पर किस प्रकार के जो है संगठन में कितने प्रकार के अधिकारी होते हैं, कितने प्रकार के स्टाफ होते हैं। देखिए इसको समझिए, मैं लेके चल रही हूँ, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, उसके ऑफिस है, उसका मुख्यालय है जहाँ पे वो कलेक्ट्रेट है, वहां पर वो बैठता है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद में उसका यहाँ पे मान लीजिए हमने कह दिया कि कलेक्ट्रेट है जहां पर वो
बैठता है। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, या डीएम ले सकते हैं आप इसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है। उसके बाद में तहसीलदार हो सकते हैं, के बाद में नायब तहसीलदार हो सकते हैं, फिर कानून को हो सकता है, और फिर अल्टीमेटली पटवारी हो सकता है। इस तरीके से ये होती है। वहीं ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका अपना एक कार्यालय है। ये कार्यालय क्या काम करता है, वहां पर आपको सलाहकार मिल जाएंगे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करने वाले अधिकारी वहां पर मिल जाएंगे। उनके सलाहकार भी हैं, क्लर्क स्टाफ भी है, वहां पे उनका बॉडीगार्ड भी आपको मिल जाएगा, वहां पे पीएन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर आपको समझना है लाइन, लाइन क्या है, इस तरीके से चलती है टॉप टू बॉटम। ये होता है लाइन स्टाफ, लाइन एजेंसी। और स्टाफ में क्या होता है, स्टाफ हॉरिजॉन्टली एक प्रकार से चलता है। हॉरिजॉन्टली तो अब मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती, बट समझ सकते हैं आप। डीएम का ये जो कलेक्ट्रेट में बैठे हुए लोग हैं वो उसकी स्टाफ एजेंसी है। वहीं डीएम के बाद में आने वाले एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, ये क्या है, उसकी लाइन एजेंसी है। ये लोग कार्यालय में बैठे हुए लोग उसके फैसले लेने में उसकी मदद करते हैं, याद रखिएगा। और लाइन एजेंसी उसकी मदद करेगी जो फैसले उसने लिए हैं उनको लागू करने में। तो ये होते हैं स्टाफ व लाइन एजेंसी। इसके अलावा गुलिक ने कहा कि जब आप कोई भी विभाग बनाते हो, कोई भी संगठन आप जब बनाते हो, तो उसके 4 आधार हो सकते हैं। कैसे? या तो वो आपने बनाया हो कार्य के आधार पर। कार्य क्या है? वेलफेयर। कार्य क्या है? पेंशन बांटनी है। तो हमने क्या किया, पेंशन का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। कार्य क्या है? शिक्षा देनी है। कार्य क्या है? रक्षा करनी है, रक्षा विभाग बना दिया। कार्य क्या है? आपने व्यापार करना है, तो उससे संबंधित बना दिया आपने। फिर आता है प्रोसेस। कोई भी आप प्रक्रिया के आधार पर आप कोई काम करते हो। प्रक्रिया कैसी हो रही है? मान लीजिए आप कोई प्रक्रिया कर रहे हो, जैसे O&M डिवीजन होती है, जैसे होती है आपकी रिसर्च का कोई काम हो रहा है, एक पूरी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। व्यक्ति, व्यक्ति के लिए आपने कुछ काम कर दिया, जैसे डिपार्टमेंट बना दिया आपने औरतों के लिए, वुमेन के लिए, है ना। डिपार्टमेंट बना दिया आपने किन के लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग में भी किसके लिए? जो जनजाति थी उसके लिए। तो ये क्या आ गया? ये आ गया व्यक्ति के अनुसार। और स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार जैसे आपने कोई मिनिस्ट्री बना दी किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। हमारा जो उत्तर पूर्व भारत है उसके लिए आपने अलग से मिनिस्ट्री बना दी। ठीक है, तो वो क्या होता है? स्थान के आधार पर। उन्होंने कहा कोई भी संगठन जब आप बनाते हो तो ये 4 आधार होते हैं: प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। O&M जिसको समझ में ना आया हो, एक प्रकार की एक रिसर्च विंग होती है हर एक संगठन में, जो आपको बताती है कि आपकी संगठन की प्रक्रिया सही से नहीं चल रही है, उसमें सुधार करो। इसको हम O&M कहते हैं। इन शॉर्ट शॉर्ट में हम O&M कहते हैं। फुल फॉर्म है इसकी ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। तो इन्होंने कहा, अब यहाँ पे दे भी रखा है हालांकि कमेंट आप बिल्कुल, लेकिन फिर भी कमेंट जरूर करिएगा। गुलिक के अनुसार प्रशासन जो है 7 तत्वों से बनता है। पोस्ट फॉर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, ओ कोऑर्डिनेटिंग, आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग। अब गुलिक का तो हो गया। उर्विक की बात करते हैं तो उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए थे। उद्देश्य का सिद्धांत, तदनुरूपता का सिद्धांत। अब ये याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं भी रखते हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बट फिर भी पढ़ना आपको एक बार जरूर है। ठीक है, पढ़ना आपने एक बार जरूर है। और अगर आप नेट वगैरह की तैयारी कर रही हैं तो फिर तो आपको याद होना चाहिए, देखो। लेकिन अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, पीसीएस का आप देख लीजिएगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, आप कौन से प्रीवियस ईयर कौन से पीसीएस को टारगेट कर रहे हो। बीए और एमबीए की बात कर रहे हो तो हो सकता है किसी एक सिद्धांत के ऊपर 2 या 3 नंबर में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए शॉर्ट में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। एक या दो ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट था, टेलर का शोल्डरिंग का फिनोमिना आता है, मानसिक क्रांति आती है, वहां पे 8 बोस वाला वो सिस्टम था, वो सारी चीजें ये पूछी जा सकती हैं। तो ये 8 सिद्धांत इन्होंने बताए। फिर उर्विक ने ही अपनी बात को दोहराया। दोहराया मतलब एक प्रकार से कुछ टाइम के बाद में उन्होंने एक और किताब लिखी, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने 29 सिद्धांत वहां पर रखे, बिल्कुल ऐसे पूरा संश्लेषित कर दिया। हेनरी फायोल ने जो कहा था, टेलर ने जो कहा था, मुनियन रेले ने जो कहा है, एमपी फोले, ग्राइकुनाज, सबके विचारों को इकट्ठा करा और अपने 29 सिद्धांत जो हैं वो दे दिए। यहाँ पे पूरी लिस्ट है 29 के 29 सिद्धांतों की, आप आराम से पढ़ सकते हैं किस प्रकार के हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है गुलिक एंड उर्विका वो खत्म करती हूँ मैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्लासिकल थिंकर्स हैं, क्लासिकल विचारक हैं। तो क्लासिकल जो विचारधारा है उसी की एक आलोचना समझेंगे। क्लासिकल विचारधारा क्या थी और उसकी आलोचना। देखिए, क्लासिकल विचारधारा जानी जाती है सिर्फ एक बात के लिए कि इन लोगों ने एक तो संगठन की संरचना पर बहुत ज्यादा फोकस किया, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने संरचना के साथ साथ सिद्धांतों पर भी बहुत ध्यान दिया। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है, यानी कि ये रिजिड था, इसमें लचीलापन नहीं था। इनकी जो बातें थी उनमें लचीलापन नहीं था। ठीक है, तो इन्हीं सारे मुद्दों पर शास्त्रीय विचारधारा की आलोचना भी की जाती है। जैसे इन सिद्धांतवादियों ने अपने अनुभवों से जो सिद्धांत खोजे उनकी यह कहकर के आलोचना की जाती है कि ये वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा अनुसंधान के परिणाम नहीं है। देखिए, जब आप रिसर्च करते हो, अनुसंधान करते हो, तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, उस प्रक्रिया में ढेर सारे स्टेप्स होते हैं। पहली बात तो ये कि आप ऑब्जर्व करते हो, किसी चीज को देखते हो, फिर आप उसको टेस्ट करते हो, फिर टेस्ट के बाद में जो रिजल्ट है उसको फिर वापस से टेस्ट करते हो और फिर जाकर के कहीं सिद्धांत बनते हैं। ये होती है वैज्ञानिक प्रक्रिया। गुलिक और उर्विक और बाकी थिंकर्स के लिए ये कहा गया कि इन लोगों ने जो जो भी बताया वो एक अनुसंधान का नतीजा नहीं है, वो बस उन्होंने जो अपनी लाइफ में फेस किया वही उन्होंने किताबों में लिख दिया। साइमन और वाल्डो ने इस बात की तरफ ध्यान दिया और साइमन ने तो ये तो कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि ये क्या है, सिर्फ मुहावरे हैं। सिर्फ मुहावरे होने का मतलब कि इनको आप हर जगह लागू नहीं कर सकते हो। यहाँ पर इनकी जो वो कहते हैं ना प्रासंगिकता है वो बहुत ही सीमित है। इसके अलावा संस्थागत ढांचे तक सीमित शास्त्रीय विचारधारा ने जिन सिद्धांतों को सुझाया था वे सांगठनिक समस्या को हल करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा था सिद्धांतों को लेकर के चलो सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, बट ऐसा तो नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। इसके अलावा इन्होंने इंसान वहां पर संरचना जो आपने बना दी संगठन में, पर संगठन में जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी कैसे सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, उन पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। संगठन के प्रति बहुत ही आणविक दृष्टिकोण रखती है। आणविक दृष्टिकोण मतलब संगठन में मनुष्य को ऐसा कण मानती है जो बाकी मनुष्यों से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अकेला काम कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप किसी संगठन में काम करते हो, वहां पे 50 लोग और जुड़े हुए हैं, क्या आप उन 50 के 50 से कोई बातचीत नहीं करते? कोई उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है क्या आपका वहां पे? पॉसिबल ही नहीं है। इन सारे विचारकों ने इस बात पे कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या है, एक महज मशीन का पुर्जा है और इसीलिए मनुष्य को जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर कहते हैं ना प्रायोरिटी या जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं दी गई। इसके अलावा इंसान किन चीजों से प्रेरित होता है इसको भी बहुत ही सिंपल इन्होंने मान लिया, एक सरल प्रक्रिया मान लिया। जैसे हमने पढ़ा था ना टेलर के संदर्भ में कि उन्होंने आर्थिक मानव कहा था। आर्थिक मानव मतलब एक इंसान के लिए पैसा टॉप प्रायोरिटी है। बट क्या ऐसा है? चलिए कुछ लोगों के लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो अभी बिल्कुल भी जॉब जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो चलो हमने मान लिया पैसा कैन बी द टॉप प्रायोरिटी, पैसा सबसे जरूरी हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ अच्छा सोच रहे हैं अच्छा करने का, क्या उनके लिए पैसा टॉप प्रायोरिटी हो सकता है? हो सकता है वो जैसे कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन हो, मैं वहां पे काम करूं, मैं गूगल में काम करूं, मैं फेसबुक में काम करूं, मैं एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करूं। ठीक है, तो वहां पे पैसा सेकेंडरी आ गया और उसके अपने उद्देश्य वो टॉप पे चले गए। ऐसा इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया था। इसके अलावा एक आदर्शवादी विचारधारा है। आदर्शवादी विचारधारा का मतलब है कि क्या होना चाहिए, क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया। भविष्य में अच्छा क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान गया। क्रिस आर्गरिस नाम के एक विचारक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि एक इंसान जो खुद सोच सकता है, जिसकी बुद्धि काम करती है, परिपक्व है, उसकी अपनी खुद की अलग अलग आवश्यकताएं हैं और इंसान की आवश्यकताओं में अंतर होता है। ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित संगठन में मनुष्य निष्क्रिय, निर्भर, अधीन और तात्कालिक निर्देशित हो जाता है। तात्कालिक निर्देशित का मतलब ये हुआ कि उसकी खुद की कोई सोच नहीं है, वो खुद से कुछ फैसला नहीं ले सकता, उसको बस जो टॉप मैनेजमेंट ने बोला, जो भी मुख्य अधिकारी ने जो बोला, उसी के हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी जो ढूंढी गई थी क्लासिकल थिंकर्स के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे
और अगर आप कोर्स और टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोक प्रशासन की हिंदी में यूपीएससी नेट पीसीएस के लिए, तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, मान लीजिए आप लोक प्रशासनिक विषय के रूप में लेने का आप सोच रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी में इसके कोई संसाधन अवेलेबल है कि नहीं, बुक्स वगैरह मैं कहाँ से पढूं, मेरे लिए कुछ काम का है कि नहीं है, करियर वगैरह, इन सारे चीजों से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो आप बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप मेल सेंड कर सकते हैं, कॉल का ऑप्शन भी है 9896859767। और इसके साथ ही एक टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हर एक वीडियो का जो लिंक है और इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए यहाँ पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।